वेलकम टू डेटा माइनिंग लेक्चर 8। आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन की। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे डेटा रिडक्शन की, तो ये भी उसी का पार्ट है एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट असल में वो फीचर्स होते हैं जो कि हमारे जो हमने पैटर्न फाइंड करना है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से, उस उन फीचर्स की बेस पे हम अ, अपने डाटा को रिड्यूस करने के लिए एक सबसेट बनाते हैं जिसको कहा जाता है एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, जिसका दूसरा नाम फीचर सिलेक्शन भी है, which is a procedure to find a subset of features relevant to mining task to produce better model for given data set। तो इसकी मिसाल ये है कि रिमूवल ऑफ रिडंडेंट डाटा फ्रॉम द डाटा सेट विच कैन स्लो डाउन द माइनिंग प्रोसेस। कि इस तरह का डाटा, रिडंडेंट डाटा यानी कि जो डाटा रिपीट हो रहा है उसको रिमूव करना है, और इस तरह के सबसेट्स बनाने हैं डाटा के, इस तरह के सबसेट्स को सिलेक्ट करना है जिससे हमारी जो माइनिंग है वो आसान हो सके। तो इसका एम भी यही है, टू फाइंड अ मिनिमम set of attributes such that the mining process results are as close as possible to the original distribution obtained using all attributes। के बजाय इसके कि हम तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं डाटा के उनको देखें, तो हम सिर्फ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को, या जो फीचर्स हमारे इंटरेस्टिंग पैटर्न से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं का सबसेट बना लेते हैं। तो बाकियों को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या कह लें रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने कल डाटा सेट रिडक्शन में भी पढ़ा था। तो इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस डेटा सेट्स जो हैं इनको अलहदा करने का एडवांटेज क्या है माइनिंग में? जैसे कि सबसे जो बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा वो यही होता है, इससे एक तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी बचत होती है, दूसरे नंबर पे माइनिंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, तीसरे नंबर पे उसके अलावा टाइम जो है, टाइम एफिशिएंट हो जाता है आपका जो डाटा माइनिंग प्रोसेस होता है। इसका जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, advantages mining on reduced set of attribute results in reduced number of attributes। सबसे पहले फीचर्स कम हो गए, यानी कि डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो अब अंडरस्टैंडेबल है, इजी हो चुकी है, एंड thus helping to make pattern easier to detect and understand। और इसकी वजह से, क्योंकि फीचर्स कम कर लिए हैं, रिड्यूस कर लिए हैं, तो हमारे लिए पैटर्न्स को फाइंड करना अब आसान हो चुका है। हाउ टू फाइंड अ गुड सबसेट, तो आज हम इसकी कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे कि गुड सबसेट्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो for n attributes there are 2n possible subsets, and thus the method applies a greedy in that while searching through attribute space they always make what looks to be the local best choice, assuming that it will lead to the global optimal results। यानी कि हम लोकली ऐसे बेस्ट फीचर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या बेस्ट सबसेट्स बनाएंगे लोकली, स्मॉल सबसेट्स बनाएंगे जो कि ग्लोबली, यानी कि अगर एक से ज़्यादा डाटा सेट्स भी लिए गए हैं तो वो तमाम के ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें दे रहा होगा। तो जैसा कि हम एल्गोरिथम्स में बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन और वर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देखते थे, सिमिलरली यहाँ भी हम द बेस्ट एंड वर्स्ट एट्रीब्यूट्स आर डिटरमिन्ड यूजिंग टेस्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, assuming the attributes are independent of each other। Information gain can be used to evaluate the attributes। कि इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे हम एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन करेंगे। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, असल में ये एक स्टैट्स की टर्म है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन गेन इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एंट्रोपी ऑफ डाटा सेट्स बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपने किसी डाटा सेट के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की या डाटा सेट को रिड्यूस किया, तो आपने देखना है कि उसकी एंट्रोपी वैल्यू या उसकी इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू पहले क्या थी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या थी। तो इसके इसके मेथड्स में हम बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन, के सबसेट अगर सिलेक्ट करने हैं तो फॉरवर्ड सिलेक्शन से कैसे करेंगे। इट स्टार्ट्स विद नो वेरिएबल इन द मॉडल एंड टेस्टिंग द एडिशन ऑफ ईच वेरिएबल यूजिंग अ चोजन मॉडल फिट criteria, adding the variable if any whose inclusion give the most statistically significant improvement of the fit, and repeating this process until none improves the model to a statistically significant extent। तो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि हम फॉरवर्ड वे में फॉरवर्ड सिलेक्शन करेंगे, हमारे पास डिफरेंट डाटा सेट्स होंगे, तो हम उसमें से फीचर्स की सिलेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर एक एग्जांपल दी गई है जो कि एक बुक से ली है, कि इनिशियल एट्रीब्यूट सेट हमारे पास जो थे वो 6
यानी कि एट्रीब्यूट्स थे टोटल A1 से लेके A6 तक। तो इनिशियली फॉरवर्ड क्योंकि ये स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन है, इसमें इनिशियली हमारे पास एक एम्प्टी डाटा सेट होता है, यानी कि हमारे पास कोई भी फीचर नहीं है। उसके बाद हम फील करते हैं कि जो A1 फीचर है ये हमारे जो रिक्वायर्ड पैटर्न है उससे मैच कर रहा है। A1 फीचर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस तरह A2 और A3 जो थे ये कह लें कि इररेलेवेंट थे या कह लें कि रिडंडेंट थे, तो हमने इनको निकाल दिया। और A4 जो था अगेन हमारे लिए एक फायदेमंद फीचर है, इसको भी हमने अपने डाटा सेट में ऐड कर लिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद A5 पे गए तो A5 जो था ये भी कह लें कि एक रिडंडेंट फीचर हो सकता है या जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं था, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। और A6 को क्योंकि वो रेलेवेंट फीचर था उसको ऐड कर लिया। तो ये रिड्यूस्ड एट्रीब्यूट सेट बन गया जो कि हमने फॉरवर्ड सिलेक्शन की है, कि पहले डाटा सेट खाली था, फिर वन बाय वन हमने फॉरवर्ड सिलेक्शन की। उसके बाद दूसरा है स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन। स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन, इसमें क्या होता है, नाम से जाहिर है कि हम बैकवर्ड जाएंगे। हमारे पास सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद ऑल कैंडिडेट वेरिएबल्स, टेस्टिंग द deletion of each variable using a chosen model fit criteria, deleting the variable if any whose loss gives the most statistically insignificant deterioration of the model fit, and repeating this process until no further variable can be deleted without a statistically significant loss of fit। यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि हम हर जो फीचर है उसको चेक करेंगे डिलीट करके, आया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे डाटा माइनिंग प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड दिखाया गया है। सबसे पहले हमारे पास 6 फीचर्स थे, तो क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो बैकवर्ड में उसने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमें फील हुआ कि A1 और A2 दो में से एक को यानी कि हमने डिलीट करके देखा। लाइक A2 को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा बाकी फीचर्स जो थे वो हमारे पास बाकी बच चुके हैं, A3 4 5 6। A2 जो था वो हमारे कह लें इररेलेवेंट फीचर था, उसको निकाल दिया। अब बैकवर्ड प्रोसेस चल रहा है, इसलिए ज़्यादा फीचर्स हैं, हम इनको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो A3 और A4 का कंपैरिजन किया, तो हमारा जो A3 था वो इररेलेवेंट था, तो हमने A4 को सिलेक्ट कर लिया, A3 को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मज़ीद वो रिड्यूस हो चुका है डाटा। उसके बाद सिमिलरली A5 और 6 में से 6 रेलिवेंट था और 5 जो था वो रेलिवेंट नहीं था, उसको डिलीट कर दिया। ये हो गया स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन। ये एक दूसरा तरीका है जिसमें हम बैकवर्ड एलिमिनेशन करते हैं। और तीसरे तरीके में क्या करते हैं हम, बाई डायरेक्शनल, यानी कि इसमें एट अ टाइम फॉरवर्ड भी स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन भी करते हैं और स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड्स भी अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन करनी है और बैकवर्ड एलिमिनेशन करनी है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। यहाँ पे एग्जांपल में वो समझाता है कि सपोज व्हेन A1 बेस्ट इज सिलेक्टेड, यानी कि A1 जो था वो बेस्ट फीचर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, एट द सेम टाइम A2 वर्स्ट इज एलिमिनेटेड। ये देखें जी, ये फॉरवर्ड सिलेक्शन हो रही है, A1 को हमने सेलेक्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम बैकवर्ड सिलेक्शन हो रही है, A2 को हमने वर्स्ट फीचर समझते हुए एलिमिनेट कर दिया। एंड similarly when A4 is selected, A5 gets eliminated, and when A6 is selected, A3 is eliminated, thus forming the reduced set। देखें तो ये वही सेट है जो कि हमने प्रीवियस दो मेथडोलॉजीज में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि हम दोनों मेथड्स को सेम टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। ये है बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन। तो उसके बाद बात आ जाती है डिसीजन ट्री इंडक्शन की, कि डिसीजन ट्रीज भी हम इंडक्ट करवा के, डिसीजन ट्री इंट्रोड्यूस करवा के भी हम अपना सबसेट सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत आसान तरीका है, बहुत बेस्ट वे है। तो इसमें हम बेस्ट फीचर और वर्स्ट फीचर्स को अलहदा कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्री इंडक्शन कंस्ट्रक्ट्स अ फ्लो चार्ट, जैसे कि मैं पहले बताया, एक फ्लो चार्ट होता है वेयर ईच इंटरनल नॉन लीफ नोड डिनोट्स अ टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट। यानी कि जो नॉन लीफ नोड्स हैं, जो कि ट्री के अंदर सेंटर में नोड्स होते हैं, ये नॉन लीफ होते हैं, तो ये एज अ टेस्ट एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि इनमें से हम कुछ को रख सकते हैं, कुछ को डिलीट भी कर सकते हैं। Each branch corresponds to an outcome of the test, and each external leaf node denotes a class prediction। तो जो यानी कि आखिरी जो नोड्स होते हैं ज़्यादातर वो क्लास प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रांच के एंड पे जो नोड होते हैं, एट ईच नोड द एल्गोरिथम चूज द बेस्ट एट्रीब्यूट
to partition the data into individual classes. All attributes that do not appear in the tree are assumed to be irrelevant, while the attributes that belong to the tree from the reduced data set. यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ एट्रीब्यूट्स को हम ट्री में लेते ही नहीं है। अगर ट्री इंट्रोड्यूस करवाया भी है तो हम कुछ एट्रीब्यूट्स जो हमें पहले से बाहर लग रहे होते हैं, जैसे कि A2 और A3 की बात हम प्रीवियस स्लाइड से कर लें तो वही रेलिवेंट थे, तो उनको तो हम ट्री में भी डिस्कस यानी कि रिमूव कर देते हैं पहले से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है कि इनिशियली हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन हमने क्या किया कि हमने रूट सेट कर लिया A4 को कि हमारा जो मेजर एट्रीब्यूट है, कह लें कि बेसिक जो एट्रीब्यूट है, हम जो पैटर्न मैच करवाना चाह रहे हैं वो उससे मैच कर रहा है A4। उसके आगे दो ब्रांचेस में A1 और A6 को रख लिया, ये दो एज अ टेस्ट नोड हो गए। ये A1 और A6 जो है एज अ टेस्ट नोड होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने आगे क्लासेस बना दी हैं दो, क्लास 1 और क्लास 2। इस तरह सिमिलरली इसके अंदर भी क्लास 1 और क्लास 2 कि अगर A4 यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डाटा सेट, कि A4 तब यस होगा जब A1 की वैल्यू यस होगी, तो फिर वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास 1 से। तो इस तरह की एक एग्जांपल हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखी हुई है। तो ये था क्लास डिसीजन ट्री इंडक्शन, जिनके जरिए हम सबसेट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं।